आए दिन हम न्यूज़पेपरों में ऐसे समाचार सुनते रहते हैं जिससे सुनने के बाद हमारे कानों पर विश्वास भी नहीं होता है। लेकिन कुछ समाचार ऐसे आ जाते हैं जिससे सुनने के बाद तो हम सोचने पर भी मजबूर हो जाते हैं कि एक मोहब्बत में किया गया ऐसा कदम जिससे ना सोचने समझने की शक्ति बचती है। आज के घटना में ऐसा ही हो गया, जिस वजह से ना सिर्फ एक व्यक्ति हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, बल्कि कई लोग जेल के सलाखों के पीछे भी पहुंच जाते हैं। आज की घटना में क्या था, आज की घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है आजमगढ़, और उसी का एक थाना पड़ता है बिलरियागंज, और उसी का निकट एक गांव पड़ता है भादव गांव। मैं बात कर 10 दिसंबर 2017 का दिन होता है। वही ठंड का महीना भी होता है, सुबह सुबह का टाइम होता है। तो भोर के वक्त जो होते हैं कुछ लोग धूप लेने के लिए अपने गांव से बाहर लगभग 500 मीटर दूर चले जाते हैं। और तभी जाते हैं तो वहाँ पर कुदरन तिवारी का गांव का खेत होता है। तो उसी खेत के साइड में एक खड़ंजा होता है। तो उसी खड़ंजे पर खड़ा हुआ साइड में जो होता है एक मौके पर सफ़ेद डिजायर कार खड़ी होती है, जो एकदम लवारिस अवस्था में होती है। तभी वह व्यक्ति जो होते हैं तुरंत ही उनके मन में शंकाएँ गूंजने लगती है। वह व्यक्ति उस डिजायर कार के पास जाते हैं और जाते देखते हैं कि दरवाजे के अंदर जो होता है उस समय अंदर तो कोई नहीं है, लेकिन उसी में से एक व्यक्ति होता है। तुरंत ही कुछ दूर पे जाता वहाँ पर देखता है कि उसी साइड में जो होता खड़ंजा के पास एक व्यक्ति का डेड बॉडी लहूलुहान अवस्था में पड़ा हुआ है। वह व्यक्ति उस बॉडी को काफ़ी ध्यान से देखता है कि उसके सर पर 2 गोलियां दागी गई है, जिस वजह से उस व्यक्ति का वहीं घटनास्थल पर लग रहा था कि मौत हो गई है। वहाँ खड़े जो लोग होते हैं सभी लोग आनंद फानंद में कुछ बातें करते हैं। कुछ बातें करने के बाद इसकी शोर शराबा जो होता है उसी गांव की तरफ बढ़ जाता है। और जब बढ़ता तो गांव के लोग जो होते तुरंत दौड़े दौड़े उसी घटनास्थल पर आते हैं। और जब आते हैं तो उसी में से एक व्यक्ति होता है जो तुरंत ही 100 नंबर डायल कर देता है। 100 नंबर डायल करने की सूचना जो होता है वहाँ के अपने नज़दीकी पुलिस थाना जो होता है बिलरियागंज में दे देते हैं। वहाँ के थाना प्रभारी होते हैं विजय प्रताप यादव, और जैसी खबर पाते हैं तुरंत अपने दल बल टीम को इकट्ठा करते हैं और इस चीज़ की सूचना जो होता है और साथ में जो होता है और बड़े लोगों को भी दे देते हैं। देने के बाद कुछ मिनट के अंदर जो होता है उसी घटना पर पहुंचते हैं। देखते हैं कि वहां पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है। उस भीड़ को हटाने के बाद तुरंत ही अब जो होते हैं अब विजय प्रताप यादव वहाँ पर देखते हैं कि वो एक व्यक्ति का डेड बॉडी तो पड़ा हुआ है, उसी के सर पर 2 गोलियां दागी। उनको पूरा विश्वास हो जाता है कि इसी गोली की लगने की वजह से इस व्यक्ति की मौत हो गई है। लेकिन उस व्यक्ति का जो पहनावा होता है वह पहनावा एकदम बड़े घर की तरफ इशारा भी कर रहा है, क्योंकि शरीर पर कोट पैंट होते हैं, जैकेट नुमा होते हैं, नीले रंग का होता है, एकदम चमकीला होता है। तुरंत थाना प्रभारी समझ जाते हैं कि अब हो ना हो बड़े घर का ही बेटा होगा। पुलिस वहाँ जो होता है उस घटनास्थल का दोबारा मुआयना करना शुरू कर देती है। सबसे पहले उस डिजायर के पास जाती है, और जब कार के पास जाती है तो उसमें जो होता है खोल के देखने लगती है कि उसी में जो होता है कुछ चप्पलें पड़ी हुई जो लेडीज़ चप्पल होती है। और साइड में देखते हैं तो जो से मुँह से किए हुए झाँक के कुछ उल्टियाँ होती हैं। और तभी पुलिस को शंका हो जाता कि हो ना इसमें कोई लेडीज़ ज़रूर होगी, जिसके बाद यह कारनामा को अंजाम दिया गया है। लेकिन पुलिस जब उस कार को काफ़ी ध्यान से चेक करती है तो उसी कार में जो होते हैं कुछ बुलेट के निशान भी मिल जाते हैं। अब जिस वजह से पुलिस को पूरा विश्वास हो जाता है कि इस व्यक्ति को लग रहा है मारा कहीं और गया, लाके डम यहाँ कर दिया गया है। पुलिस जो होती है तुरंत उस कार के बारे में इंक्वायरी करना शुरू कर देती है। सबसे पहले उस कार का जो नंबर होता है सबसे पहले RTO ऑफिस भिजवा देती है। तभी RTO ऑफिस के द्वारा पता चलता है यह नंबर जो होता है असल में गोरखपुर के ही RTO ऑफिस का नंबर है। और जैसे यह पता चलता पुलिस समझ जाती कि हो ना हो यह व्यक्ति जरूर गोरखपुर का रहने वाला होगा। अब पुलिस जो होती है वहीं पर खड़े 2 कांस्टेबल से बोल देती है कि एक बार जाइए इस व्यक्ति का जो था अच्छी तरह से तलाशी ले लीजिए। पुलिस जाते हैं, उस व्यक्ति का जो होता है उसी समय जेब टटोलना शुरू कर देते हैं। तभी उसी में से एक पर्स निकलता है। उसी पर्स को जब निकालते तो उसी में जो होता है एक परिचय पत्र निकलता है। उसी परिचय पत्र में सगड़ी के शिवपत राय स्मारक कॉलेज का जो होता है उसी समय हस्ताक्षर लगा हुआ था और परिचय पत्र में लिखा होता है। और ठीक उसी के नीचे उस व्यक्ति का नाम भी लिखा होता है, जिसका नाम होता है विभांशु प्रताप पांडे, जिसकी उम्र होती है वही लगभग 24 साल के आसपास होता है। इसके नीचे पता लिखा होता है भावापार पुलिस थाने के ठीक एक गांव पड़ता है बेलीपार, वहीं के निवासी होते हैं। और पुलिस जैसे ही उस व्यक्ति के बारे में और जांच पड़ताल करना शुरू कर देती, पता लगता है वह व्यक्ति जो होता है अपने कॉलेज में पढ़ने वाला एक MA के छात्र होता है। अब पुलिस बिना देरी किए जो होता है उसी समय उसके घर परिवार वालों को सूचना दे देती है। जब सूचना देती है तो पुलिस जो इधर
और कागजी कार्रवाई करना शुरू कर देती है। और जब करने लगती है, पुलिस की जो टीम होती है इस समय अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल जो होता है विभांशु को बॉडी को चेक करके वहीं पर भेजवा देती है। अब पुलिस जैसी सूचना दे रखी तो उधर जो होता है कुछ घंटे बाद जो होता है विभांशु के अपने बड़े भाई होते हैं घनश्याम पांडे, जो पेशे से एक बड़े वकील भी होते हैं, जाने माने वकील होते हैं। उसी समय जैसे पहुंचते हैं, देखते हैं नज़ारा देखकर वह भी काफ़ी दंग सा रह जाते हैं। पुलिस जो होती है घनश्याम से कुछ पूछताछ करते हैं। पूछताछ करने के बाद उनसे जो होता है उसी समय कहने लग जाते कि आखिर तुम्हारे भाई के साथ ऐसा कौन कर सकता है। घनश्याम जो होते हैं उसी समय पुलिस के सामने एक ऐसी अवस्था में कहने लग जाते कि साहब हमें पूरा विश्वास है कि जो होता है विभांशु का अपनी एक प्रेमिका है का होती है रुचि, और उसी का एक अपना और नज़दीकी आशिक होता है जो बसगांव और जियानपुर का ही प्रधान होता है, श्याम नारायण पांडे। पुलिस जैसे ही अब पूछती है क्या इनके ऊपर आपको पूरा शंका हो रहा है, तो उसी समय घनश्याम पांडे कह देते साहब हमारे पूरा विश्वास है ना, क्या जिस कारनामा का अंजाम जो व्यक्ति दिया है वह कोई और नहीं दिया है, वह रुचि और साथ में श्याम नारायण पांडे ने दिया है। पुलिस जो होती उन्हीं की तहरीर पर उसी समय जो होता धारा 302 और 2 के 1 के तहत जो होता उस नामजद का मुकदमा जो होता है उन दोनों के ऊपर उस समय पुलिस तो दर्ज कर लेती है। दर्ज करने के बाद पुलिस की टीम सबसे पहले जब पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार भी करना शुरू कर देती है। पुलिस अपने थाने चलवाती है। पुलिस जो होती है उसी समय अब श्याम नारायण पांडे की तलाशी करना शुरू कर देती है। लेकिन जब उनके घर पर जाती है पता लगता है श्याम नारायण पांडे जो होते हैं अपने घर से लगभग 24 घंटे से उपलब्ध नहीं है। न उपलब्ध पाने की वजह से पुलिस समझ जाती कि हो ना हो श्याम नारायण का पांडे का जो होता है विभांशु की हत्या करने में ज़रूर हाथ है। इसीलिए पुलिस जो होती है बिना किसी देरी के श्याम नारायण पांडे की तलाशी करने के लिए कुछ खबरी की व्यवस्था करती है। खबरी जो होती है इस केस के खुलासा करने के भी लिए लग जाते हैं, क्योंकि यह केस जो होता है काफ़ी गंभीर होता है। क्योंकि उसके विभांशु के अपने जो बड़े भाई होते हैं घनश्याम पेशे से एक वकील होते हैं, काफ़ी पहुँचे हुए व्यक्ति होते हैं, बड़े लोगों के साथ उनका उठना बैठना होता है, जिस वजह से पुलिस को लगने लगता है अगर यह इस केस के खुलासा जल्द से जल्द ना हुआ तो हमारे ऊपर काफ़ी कड़े दबाव भी पड़ेंगे। इसीलिए पुलिस की टीम जो होती है अब थाना प्रभारी जो यादव होते हैं उसी समय इस घटना के खुलासा करने के लिए काफ़ी कड़ी मेहनत करते हैं। जल्द से जल्द श्याम नारायण पांडे को गिरफ्तार करना चाहते हैं, इसीलिए खबरें जो होते हैं लग भी जाते हैं। तभी कुछ वक्त बीतता है, तभी एक खबरी शाम को टाइम वहाँ के थाना प्रभारी जो होते हैं उनको खबर देते हैं, कहने लग जाते हैं कि साहब इस समय जो होता है अपने गांव के बाहर खड़ंजे के पास जो होता है श्याम नारायण पांडे खड़ा हुआ है। और जैसे पुलिस टीम इस चीज़ की खबर पाती है तो बिना देरी के जो होता है पुलिस की टीम जाती है श्याम नारायण पांडे को वहीं से जाल बिछाकर अपने कस्टडी में लेती है। और जब थाने ले आती है पुलिस को जैसे श्याम नारायण पांडे देखता है तो उसी समय थर थर काँपना शुरू कर देता है। वह समझ जाता है कि हमें जो होता पुलिस के सामने बचना हमारे लिए काफ़ी भारी पड़ रहा है। इसीलिए बिना देर किए जो होता पुलिस के सामने जल्द से जल्द टूट जाता है, क्योंकि श्याम नारायण पांडे जो होता है कोई ऐसा शातिर मुजरिम था नहीं जो पुलिस के सामने ज़्यादा देर टिक सके। असल में उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है गोरखपुर, और उसी का एक थाना लगता है बेलीपार, और उसी का एक गाँव लगता है ऊँच गाँव के पास भवापार। वहीं के रहने वाले होते हैं रमाशंकर पांडे, जिनके टोटल 7 बेटे भी होते हैं, जिसमें बड़ा बेटा होता है घनश्याम पांडे। घनश्याम पांडे जो होता है पेशे से एक बहुत बड़ा वकील भी होता है, काफ़ी लोगों के साथ उठना बैठना हुई होता है। रमाशंकर पांडे जो होते हैं अपने टोटल 6 बेटों की ऑलरेडी शादी कर चुके होते हैं। फिर रमाशंकर के जो बेटे होते हैं असल में सब के सब लगभग कोई बड़े पोस्ट पे ज़रूर था, कोई वकील था, कोई इंस्पेक्टर था, कोई पहुंचा हुआ व्यक्ति था, कोई ऐसे तैसे था। लेकिन विभांशु जो था अपने पिता के साथ रहकर पढ़ाई के साथ जो था अपने घर के रिश्ते में हाथ भी बढ़ाता था। लेकिन साल 2015 के ही शुरुआत में जो होता है विभांशु अपनी पढ़ाई के लिए जो होता है उसी समय आजमगढ़ के ही बाबू शिवपत राय के ही कॉलेज में मौके पर एमए के एडमिशन ले चुका होता है। उसी बीच विभांशु जो था अपनी पढ़ाई करने के लिए सुबह के टाइम जो था अपनी बाइक लेकर गोरखपुर से आजमगढ़ के लिए निकल जाता है, क्योंकि उसकी दूरी लगभग 84 किलोमीटर के आसपास पड़ती है। अभी वो जो होता है अपनी रोज़ की जिम्मेदारी अपने मन से निभाना शुरू कर देता है, क्योंकि विभांशु जो होता है काफ़ी तेज तर्रा युवक भी था। वह जिस चीज़ को ठान लेता था उसको पूरा करके ज़रूर छोड़ता था, चाहे कितनी भी मेहनत करना पड़ जाए। इसीलिए विभू का मेहनत भी रंग लाता, पढ़ाई करने लगता, मेहनत से करने लगता है। लेकिन विभू जब आजमगढ़ पढ़ाई करने के लिए जाता, अगर उसको शाम हो जाता तो उसी बीच अपने ही पास एक रिश्तेदार होते हैं जो आजमगढ़ के पास कुछ दूर पर पड़ते हैं, रामगढ़, वहीं के रहने वाले होते हैं। कभी कभी जो होता विभांशु वहाँ भी जाकर रुक जाया करता था, और जब मन करता काफ़ी टाइम भी लगा देता। लेकिन साल 2015 के वही लास्ट के ही महीने में जो होता है विभांशु की मुलाकात जो होता है वहीं कुछ दूर पे रहने वाली रुचि होती है, जिसकी उम्र विभांशु से लगभग 2 साल छोटा होता है।
अब रुचि जो होती है उसी समय अपनी कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए मौके पर अपने ही रास्ते से निकल रही होती है। तभी विभांशु जो होता है अपनी बाइक लेकर उसी समय रास्ते से गुजर रहा होता है। लेकिन जैसे विभांशु नज़र जो होता है रुचि की तरफ फेरता है तो उसकी खूबसूरती देख पाता है, तो उसी समय जो होता है एक ही नज़र में देखने के बाद वहीं दीवाना हो बैठता है। विभांशु जो होता है उसी समय अब रुचि का रास्ता रोकने के लिए खड़ा हो जाता है, उसका हाथ पकड़ लेता है। उसी समय उससे जो होता है कुछ बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन रुचि जो होती है उस समय उसको तो भाव नहीं देती, हाथ झिकड़ कर उसको वहीं से भगा देती है। अब जो होता आए दिन विभांशु उसी दिन से रुचि का पीछा करना शुरू कर देता, क्योंकि जब छुट्टी का टाइम होता तो उसी बीच रास्ते में जाकर खड़ा हो जाता, अपने घर से काफ़ी जल्दी से भी निकल जाता। यानी कि दोनों टाइम वह रुचि को जाकर रास्ते में ज़रूर रोक लिया करता था। रुचि जो होती उसको भाव ना देती, जिस वजह से अब विभांशु काफ़ी ज़्यादा हताश हो जाता। इसीलिए एक जो होता है प्लान बनाता, उसी प्लान के तहत अपने परिचय पत्र लेता है। उसी परिचय पत्र पर एक कागज़ रखता सादा, उसी में पूरे अपने जो होता है सच्चाई रख भी देता है और लिख भी देता है, और यह कागज़ एक लाकर रास्ते में जाते हुए हाथ में उसी समय देता। और जब रुचि लेती है उस कागज़ को ले जाकर अपने ही क्लास में पढ़ना शुरू कर देती। उसको लगने लगता है कि असल में विभांशु जो होता है काफ़ी सीधा साधा व्यक्ति भी है, पढ़ा लिखा भी लग रहा है और जो है पहुंचा हुआ व्यक्ति है। इसीलिए उसी दिन से जो होता है अब रुचि के मन में थोड़ा बहुत जो होता है प्यार विभांशु के लिए जागना शुरू हो जाता है। उसी दिन से जो होता है अब रुचि भी विभांशु मिलने की भी कोशिश करना शुरू कर देती है। लेकिन तभी वह दिन भी आ जाता है, शाम के टाइम होता है। उसी बीच जो होता है जैसे ही अब रुचि पढ़ाई करके लौट रही होती है तो उसी बीच रास्ते में जाता है, वहीं पर विभांशु बाइक रोक देता है। रोकने के बाद रुचि जो होती है उस समय अकेली होती है और उसका हाथ पकड़कर वहीं पर बातें करना शुरू कर देता है और ऐसी बात कर देता है जिसकी वजह से रुचि मुस्कुरा बैठती है। विभांशु समझ जाता है कि अब रुचि पूरी तरह से हमारे ऊपर फिदा हो गई है और उसी दिन जो होता है अब रुचि से विभांशु मोबाइल नंबर ले लेता है। और जब ले लेता है तो रातों में जो होता है रुचि और विभांशु दोनों एक दूसरे के साथ अपनी बातें अपनी आप बीती बातें शेयर करना भी शुरू कर देते हैं और यही वक्त जो होता है चलना भी शुरू हो जाता है। समय गुजरने लगता है, दोनों के मन में प्यार प्रसंग भी उमड़ पड़ता है। लेकिन ज़्यादातर अब समय जो होता है वह आकर जो होता है विभांशु अपने ही रिश्तेदार रामगढ़ में गुजारना शुरू कर देता है। वहाँ से मौका मिलता चाहे जब बहुत ज़्यादा रुचि से उसके गांव के बाहर मिलने के लिए। अब यह मिलना जुलना सिलसिला धीरे धीरे प्रेम प्रसंग में चढ़ चुका होता है और प्रेम प्रसंग के बढ़ाने के लिए धीरे धीरे जो होता है रिलेशन में चलने लगता है। लेकिन वक्त नहीं लगता कि इनके बीच संबंध ना बने। धीरे धीरे संबंध का जो सिलसिला होता है अब बेधड़क चलना भी शुरू हो जाता है, क्योंकि उस समय जो होता है रुचि का मन जो होता है विभांशु के ऊपर पूरी तरह से फिदा भी हो जाता है। अब विभांशु जो होता है उस समय जो होता है अब रुचि से मिलकर शादी का फैसला भी ले लेता है। अब रुचि सुनती है तो विभांशु से शादी करने के लिए हम ही भर लेती है और इनके जो प्यार के जो चर्चे होते हैं उसी समय पूरे गांव और स्कूल कॉलेजों में गूंजना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसकी खबर जो होता है उसी समय कल्याणपुर के ही बस गांव के ग्राम प्रधान होते हैं श्याम नारायण पांडे, जो उस समय जो होता है रुचि के हम उम्र होते हैं। श्याम नारायण पांडे जैसे ही उस समय रुचि के बारे में चर्चा सुनते उसको पता हो जाता है कि रुचि कहाँ की लड़की है। वह जाकर उसी समय रुचि से मिलते हैं। मिलने के बाद उसी समय अपने मन की बात जो होता है रुचि से कहने लग जाते हैं। उस समय श्याम नारायण पांडे जो होते हैं एक मन से देखा जाए तो रुचि को काफ़ी अपने मन से चाहना भी शुरू कर देते हैं। वह सोचने लग जाते हैं कि आखिर बाहर का लड़का हमारे गांव में आके लड़कियों को कैसे अपने दिल में बसा सकता है। श्याम नारायण पांडे रुचि के पास जाते हैं। रुचि जो होती है उस समय श्याम नारायण पांडे को भाव नहीं देती। काफ़ी बार जो होते श्याम नारायण पांडे रुचि का पीछा करते, रास्ते में रोकते, रुचि होती रहती है। लेकिन रुचि जो होती है हर बार श्याम नारायण पांडे को अपने रास्ते में आने से मना भी कर देती है। और इस वजह से जो होता है श्याम नारायण पांडे उस समय रुचि के इनकार से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो, सोचने लग जाते कि आखिर रुचि हमारे रिश्ते को क्यों इनकार कर रही है, हमारे अंदर क्या कमी, हम तो पढ़े लिखे भी हैं, हैसियत वाले आदमी हैं और हमसे बड़ा आदमी कौन मिल सकता है। और जैसे ही श्याम नारायण पांडे को पता चलता है इससे बड़ा तो हैसियत वाला जो होता है गोरखपुर का रहने वाला है विभांशु, जो आए दिन रुचि से मिलता रहता है। इसीलिए रुचि का जो मन है विभांशु के ऊपर चला गया है। लेकिन तब भी श्याम नारायण पांडे जो होता है उस समय अपने आशिकी से हार नहीं मानता। अपनी आशिकी को जारी करने के लिए जो होता है रुचि को एक दिन जाकर रास्ते भी पकड़ लेता है। उसी समय अपने प्यार का इजहार करना शुरू कर देता है। तो रुचि कहने लग जाती है कि हमारा प्यार जो होता है विभांशु से चल रहा है, हम उसी से शादी करेंगे, हमारे बीच में अड़ंगा ना पड़ो तो तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा। अब जैसी यह बात जो होता है श्याम नारायण पांडे सुनता है उसी समय रुचि के ऊपर भन्ना आ जाता है और साथ में साथ विभांशु के ऊपर भी भन्ना आ जाता है। वह कहने लग जाता है कि इन दोनों का प्यार के बीच जो होता है अड़ंगा जरूर बन के खड़ा हो जाएंगे, इसके लिए हमें चाहे जो भी करना पड़ेगा। श्याम नारायण पांडे जो था कई बार रुचि से मिलने के लिए कोशिश करता है, लेकिन हर बार जो होती है रुचि श्याम नारायण पांडे को भाव देना भी बंद कर देती है, जिस वजह से श्याम नारायण पांडे काफ़ी हताश हो जाता है। वह सोचने लग जाता है कि हमें कोई ना कोई हथकंडा जरूर अपनाना पड़ेगा। लेकिन इस हथकंडे को और जो होता है बढ़ावा देने के लिए विभांशु और रुचि जो होते हैं आए दिन मिलना जुलना जारी रख देते हैं। इसकी खबर हर बार जाकर श्याम नारायण पांडे के कानों पर जरूर पहुँच जाती है। और कुछ वक्त बीत जाता है। विभांशु और रुचि के प्रेम प्रसंग के जो होते हैं चलते चलते
लगभग साल 2017 का वक्त होता है, वही अक्टूबर का महीना होता है। उसी बीच जो होता है उसी ही इलाके में एक काफ़ी बड़ा दशहरे का मेला होता है। उसी मेले को देखने के लिए जो होता है विभांशु मौके पर वहाँ पहुँच गया होता है। तो विभांशु फ़ोन करके जो होता है रुचि को अपने पास बुलाता है। मेले में कुछ देर जो होता है विभांशु और साथ में रुचि टाइम स्पेंड करते हैं, और जब स्पेंड करते हैं तो उसी समय जो होता है विभांशु और रुचि विदाई लेना शुरू कर देते हैं। और जैसे मेले के बाहर जाते हैं तो वहीं पर दोनों विदाई के दौरान वह उस समय जो होता है एक भाव देना शुरू कर देते हैं और दोनों मिलकर वहीं कुछ बातें करते हैं। तो उसी बीच जो होता है वहीं जो होता है कल्याणपुर के गांव के करीब का रहने वाला श्याम नारायण पांडे भी आ धमकता। श्याम नारायण पांडे जैसे ही विभू और साथ में रुचि को एक ही साथ देखता तो काफ़ी भन्ना आ जाता। उसका गुस्सा जो होता है उसी समय सातवें आसमान पर चढ़ जाता। चढ़ने की वजह से श्याम नारायण पांडे उसी समय फैसला भी ले सकता कि आज हम इसको जो होता सबक जरूर सिखाएंगे। श्याम नारायण पांडे जो होता उसी समय जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर देता। वह कहने लग जाता कि हमारे गाँव की लड़की को बाहर का लड़का ज़बरदस्ती छेड़छाड़ कर रहा है। यही खबर सुन के जो होते हैं श्याम नारायण पांडे के कुछ अपने करीबी दोस्त होते हैं वहीं पर पहुँच जाते हैं। पहुँचने के बाद जो होता विभांशु को पकड़कर छेड़छाड़ी का विरोध पे जो होता है वहीं पर पिटाई करना शुरू कर देते हैं। पिटाई करने के बाद श्याम नारायण पांडे का मन तब भी नहीं मानता, तुरंत ही अपने नज़दीकी पुलिस थाने में फ़ोन कर देता। वहाँ के थाना प्रभारी आते हैं विभांशु को उसी समय जो होता है श्याम नारायण के ही तहरीर पर अपने कस्टडी में लेते हैं और छेड़छाड़ के विरोध में जो होता है उसको उसी समय जेल के सलाखों के पीछे पहुंचा भी देते हैं। लेकिन इसकी खबर जैसे विभांशु के घर परिवार वालों और उसके बड़े भाई जो होता है घनश्याम पांडे को पता चलता तो उस समय उसका एक बार सर जो होता है नीचा हो जाता। वह सोचने लग जाता कि हमारे भाई ने या कैसे कदम उठा लिया, क्योंकि हमारा जो होता है इस एरिया में काफ़ी पहुँचा हुआ नाम है। हमारे अंदर कई लोग जो होते हैं बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं। घनश्याम अपने आप को कैसी भी तसल्ली देकर जाता अपने भाई को लगभग कुछ वक्त बाद जो होता है जाकर वहाँ जो होता है रिहा करवा लेता। उसको घर लाता समझाने लग जाता है कि भाई तुम इस प्यार का चक्कर छोड़ दो, तुम्हारे लिए तो अच्छी सी लड़की हम लाकर तुम्हारे सामने पेश कर देंगे, तुम्हारी शादी काफ़ी तौर तरीके से करवा देंगे। और उस समय जो होता है विभांशु अपने बड़े भाई होता है घनश्याम की हर बात मानना शुरू कर देता है। लेकिन जब मानता है तो वहाँ से चला भी आता है, सोच बैठता है कि जिसने भी हमारे साथ ऐसा कांड किया ना उसको तो हम कभी ना कभी रास्ते से ठिकाने ज़रूर लगाएंगे। विभांशु उसी दिन से फैसला ले पड़ा हुआ होता है। लेकिन इधर जो होता है कुछ वक्त बीतता है, तभी 7 दिसंबर 2017 का दिन होता है और उसी बीच जो होता है मौके पर श्याम नारायण पांडे के ऊपर कोई व्यक्ति जो होता है काफ़ी तेज़ तर्रार होता है डंडे से उसकी उसी समय पिटवाई करवा देता है, जिस वजह से श्याम नारायण पांडे वहीं पर भन्ना आ जाता है। उसको पूरा विश्वास हो जाता है कि विभांशु ने जो होता है हमारे इस कदम को अपने अंदर लेकर वह खुद कदम उठा बैठा है। अब उसको हम सबक सिखाने के लिए जो होता है ऐसा रास्ता अपनाएंगे ना कि ज़िंदगी भर जो होता है विभांशु उठ नहीं पाएगा। श्याम नारायण पांडे जो होता है उसी समय आग बबूला होकर अब हर समय जो होता है विभांशु की खोज करना शुरू कर देता है कि विभांशु कब मिल जाए, कब उसको हम रास्ते से ठिकाने लगा दें। तभी वह वक्त वही आ जाता है। 9 दिसंबर 2017 का दिन होता है। तो वही जो होता है शाम का टाइम होता है। उसी बीच रुचि जो होती है विभांशु को मोबाइल नंबर पर कॉल करते उसको उसी समय जो होता है आजमगढ़ बुला लेती है। और जब आजमगढ़ बुलाती है तो उस समय विभांशु जो होता है अपने घर से अपना बाइक लेकर जब निकलने लगता है तो अपने बड़े भाई घनश्याम को बोल के निकलने लगता है कि अभी हम जो होता है कॉलेज के कुछ कार्य के लिए जा रहे हैं, अभी वापस आ जाएंगे। विभांशु तुरंत ही अपना बाइक लेता है। बाइक लेने के बाद तुरंत अपने दोस्त जो होता है अलाहापुर गाँव पहुँच जाता। दीपक सिंह के पास जाता, वहाँ पर उसकी खड़ी हुई खुद की डिजायर कार होती है, उसको लेता है। लेने के बाद तुरंत वहाँ से निकल पड़ता है और उसकी सूचना जो होता है कैसे ना तैसे कर जाकर प्रधान जो होता है श्याम नारायण पांडे को लग जाता है। और जैसे ही लगता है उसी समय सोच बैठता कि आज हमको जो होता है दीपक को हमेशा हमेशा के रास्ते से सफाया करना पड़ेगा। इसीलिए तुरंत फैसला लेता अपने गांव कल्याणपुर से बाहर कुछ दूर पहले बस गांव के ही आगे खड़ा हो जाता, छिप कर खड़ा होता, देखता, कुछ देर वेट करता है तो उसी समय देखता है कि वहाँ पर डिजायर कार जो हो लेकर उसी समय जो होता है विभांशु आ रहा होता है। काफ़ी ध्यान से श्याम नारायण पांडे जो होता है उस गाड़ी को रखना शुरू कर देखता, उसी के अंदर जो होता है विभांशु बैठा हुआ चला रहा है। और उसी समय जो होता है श्याम नारायण अपनी बाइक उठाता है। उठाने के बाद उस कार के पीछा करता है, दूर जाता है। जाने के बाद उसको आगे से रोक लेता है। रोकने के बाद उसी समय जाता है, कुछ बहस करता है। बहस करने के बाद श्याम नारायण पांडे विभांशु को कार से खींच के जोर जबरदस्ती करना शुरू कर देता है। उसके साथ वहीं मार पिटाई करने लगता है। श्याम नारायण पांडे अपने ही जेब से एक रिवॉल्वर निकालता है। निकालने के बाद तुरंत ही उसी के ही सर पर 2 गोलियां एक के बाद एक दागना शुरू कर देता है, जिस वजह से विभांशु वहीं दुनिया छोड़ के चला जाता है। जाने के बाद तुरंत ही श्याम नारायण पांडे अपने बड़े भाई जो होता है सत्यम पांडे को फ़ोन कर देता है। सत्यम पांडे जैसी खबर पाता तुरंत ही उसी घटना पर पहुंच जाता। पहुंचने के बाद दोनों मिलकर जो होता है विभांशु के बॉडी को वहीं पीछे वाले डिग्गी में डंप करते हैं। डंप करने के बाद नहर के पास ले जाते हैं। नहर के पास ले जाने के बाद उसकी बॉडी को डंप करने के लिए एक प्लान बनाते हैं। उसी प्लान के तहत जो होता है उसी कार को तो चलाना शुरू कर देते हैं। वहाँ पर
कुदरत तिवारी का खेत पड़ता है। उसी खेत में जो होता है वह कार फंस जाता है। फंसने की वजह से उसी कार से खींच कर जो होता है विभांशु को निकाल कर खींच के ले जाकर कुछ देर पर उसकी बॉडी को डंप कर देते हैं। डंप करने के बाद सत्यम और साथ में जो होता है श्याम नारायण पांडे अपने अपने घर चले आते हैं। आने के बाद जो होता है अपनी आराम से ज़िंदगी बिताना शुरू कर देते हैं। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने श्याम नारायण की तहरीर पर सच्चाई आती है तो बिना किसी देरी की पुलिस की जो टीम होती है श्याम नारायण पांडे का अपना बड़ा भाई जो होता है सत्यम को अपने कस्टडी में लेती है। लेने के बाद जो होता है दोनों को ले जाकर वहाँ के कोर्ट में पेश कर देती है। कोर्ट में पेश करने के बाद इन दोनों पर काफ़ी गंभीर धारा मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे भी डाल दिया जाता है। दोस्तों हम इस घटना का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी के दिल को ठेस पहुंचाना है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।